नमस्कार दोस्तों, बच्चों। आज का कोई अकाउंटिंग का कोई टॉपिक नहीं है, बल्कि एक एनालिसिस है। हम जो एग्ज़ाम हमारे देते हैं, उन एनालिसिस कैसे किया जाए, मतलब जो शीट्स आती हैं, जो हम पेपर देते हैं और उस पेपर के बाद हमें रिवॉल्यूशन कराना पड़ता है, वो क्या है। अब आप सोचिए, आपको पता है किसी भी रिवॉल्यूशन को कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। टोटल फीस 700 रुपीज सबसे पहले देना पड़ता है हमें आंसर शीट मंगाने के लिए। और आंसर शीट में अगर कोई फॉल्ट मिले तो फिर उसके बाद 100 रुपीज पर क्वेश्चन। सोचिए, पर क्वेश्चन। और वो भी मैक्सिमम कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन। यानी अगर 10 क्वेश्चन का माने तो ये 1000 हो सकता है, प्लस 700 मीन 1700 टोटल एक्सपेंसेस एक बच्चे को देना पड़ सकते हैं। तो अब आप सोचिए, अगर आपने एग्जाम दिया, एग्जाम की फीस भी फिल करी, उसके बाद रिवॉल्यूशन हो जाता है, और रिवॉल्यूशन होने के बाद अगर आपके मार्क्स नहीं बढ़ते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर मार्क्स बढ़ते हैं तो क्या ये 1700 या 700 रुपए ऊपर उसके 200, 400, 500 रुपए, क्या वो आपकी जेब पर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है? क्या ये गलती आपकी थी? ये स्टूडेंट्स की गलती कभी भी नहीं थी। ये गलती थी केवल और केवल उस एग्जामिनर की जिसने वो शीट चेक करी, जिसे उसका पेमेंट मिला। तो क्या इसका बर्डन उस एग्जामिनर या उस इवेल्यूटर पर नहीं आना चाहिए? आज की ये वीडियो उसी टॉपिक से रिलेटेड है। पिछले साल 2024-25 में मेरा एक स्टूडेंट था जिसकी मैंने आंसर शीट, मुझे पता था कि इसकी इतने मार्क्स नहीं आ सकते। उसे ओवरऑल मार्क्स कितने दिए गए? ये एक आंसर शीट है लास्ट ईयर की, जिसमें उसे ओवरऑल मार्क्स दिए गए 50। और मेरा एक्सपेक्टेशन था कि इतने मार्क्स उसके नहीं आ सकते आउट ऑफ 80। उसका मैंने रिवॉल्यूशन करवाया, और रिवॉल्यूशन करवाने के बाद मुझे इतनी गलतियां मिली कि आप समझ भी नहीं सकते कि क्या इतना बेवकूफ कोई हो सकता है एग्जामिनर या इवेल्यूटर। हमारे एएचई, एचई और जो चेक करने वाले, ये सारे मिलकर जब शीट्स चेक करते हैं, उसके बावजूद ऐसी मिस्टेक्स हो सकती हैं। एक बार चेक करते हैं। इसीलिए हम यहां पर मार्किंग स्कीम साथ में लेकर चल रहे हैं। अब आप सोचिए, ये एक क्वेश्चन है जिसमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट हमें बनाना था। कंपैरेटिव। अब आप बताइए, इस कंपैरेटिव स्टेटमेंट के अंदर क्या मिस्टेक है? 20 लाख, 40 लाख, 20 लाख का एब्सोल्यूट चेंज 100%, 20 लाख का 20 लाख पर 100%, ये सारे अमाउंट सही हैं सिवाय एक को छोड़कर। वो था कौन सा? ये वाला 300 केवल। अब आप सोचिए, पूरा कट कर दिया और मार्क्स कितने दिए गए, और आना कितने चाहिए थे? एटलीस्ट 2.5। कैसे? ये रही मार्किंग स्कीम। हम मार्किंग स्कीम को एक बार चेक करते हैं, इससे मैच करते हैं कि क्या कितने मार्क्स किस चीज को मिलना चाहिए थे। और ये सीबीएसई की मार्किंग स्कीम है, ये मेरी मार्किंग स्कीम नहीं है। सीबीएसई ने जो अपनी वेबसाइट पर डाली है, ये वो मार्किंग स्कीम है। ये है हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट। चेक करिए बच्चे ने क्या किया और इन्होंने उस पर मार्क्स कितने दिए। मैच करिए, 100%, 100%। ये आपका 140%, 140%। यहां मिस्टेक की थी इन्होंने 300 की, ये यहां पर प्रॉब्लम है। बाकी 100%, 100%, 100%। सारे अमाउंट चेक करिए। अब किस चीज को कितने मार्क्स मिलने चाहिए थे? हाफ हाफ, ये प्रॉब्लम है। ये हाफ कट कर दो, हाफ हाफ हाफ। 3 मार्क्स में से 2.5 उस बच्चे को मिल रहे हैं, लेकिन दिए कितने गए ये देखिए, चेक करिए, 0 मार्क्स। अब आप बताइए, क्या ये सही था? और देखते हैं। ये एक बैलेंस शीट्स के हेड और सब हेड्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का जो ये क्वेश्चन आया था, जिसमें बच्चे को केवल हेड और सब हेड बताने थे। कैपिटल रिजर्व आंसर दिया है बच्चे ने, शेयर होल्डर फंड्स, रिजर्व एंड सरप्लस, बोथ आर करेक्ट। ट्रेड पेबल्स, करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल्स, बोथ आर करेक्ट।
गुडविल, नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, सब कुछ लिखा है और मार्क्स कितने दिए गए? 1.5। क्यों? क्या बता सकते हैं? जबकि इस पर मार्क्स कितने आने चाहिए थे? 3 मार्क्स। 1.5 किस चीज के लिए काटे हैं? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 31। इससे पहले भी था कौन सा? 32। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। अब आप सोचो, अभी तो चलो ठीक है, अभी उन्होंने क्या किया, सीधे लाइन बनाई और चलो मार्क्स काट दी, इन पर टिक कर दिया 1 2 3 और इन सभी पे लाइन कर दी, 1.5 हो गए। क्यों किया पता नहीं। सेम यहां पर भी लाइन करी और 0, ये देखिए 0 दिख रहा है। इसके बाद ये एक क्वेश्चन था कंपनी अकाउंटिंग का जो लास्ट ईयर आया था। ये देखिए आंसर्स भी दिए हुए हैं, प्लीज चेक। ये आंसर और ये आंसर, ए ए 499000, प्लीज चेक। ए बी डी, चलिए थर्ड पॉइंट गलत है। इसके बाद नील, बी 50 लाख 50 लाख 40,000 डी 40,000। 6 मार्क्स का क्वेश्चन। अब सोचिए ऑब्जेक्टिव चेक नहीं कर सकते क्या टीचर? क्या कर रहे हैं? कट किया और क्या दे दिया, ये देखिए 0 मार्क्स। चेक। अब आप बताइए क्या किया जा सकता है ऐसे टीचर्स का जो बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? जिस 6 मार्क्स के क्वेश्चन में 5 मार्क्स आने चाहिए थे, दे रहे हैं कितने? 0 मार्क्स। सीधे कट किए और 0। अब इसमें बच्चे का फॉल्ट है या उस टीचर का? और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इस क्वेश्चन में 2 मार्क्स आ रहे हैं बच्चे के, 0 मार्क्स दिए हैं। मार्किंग स्कीम चेक करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 21, मार्किंग स्कीम ये रही सामने आपके। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 4,50,000 ठीक है। 45,000, सॉरी देखिए 45,000 ही लिखा है बच्चे ने और 45,000। सेकेंड एंट्री, सेकेंड एंट्री चेक करिए सारे फिगर्स। और क्या किया? लाइन लगाई, अमाउंट्स को कट किया और कट करने के बाद मार्क्स दे दिए 0। आना कितना चाहिए थे? 2। ये देखिए ठीक है। अब आप बताइए इसमें किसका फॉल्ट है? ये 2 मार्क्स का था, 4 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन था, इसमें 2 पार्ट थे, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, 2 मार्क्स। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ऐसे कई सारे पॉइंट्स हैं जो इसमें इसी तरीके से शो किए गए। नेक्स्ट ये देखिए सेकंड पार्ट भी ये है हमारा पास। 17th नंबर क्वेश्चन, 17th। 18th एंड ये 17th, प्लीज चेक। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 72,000, बैंक टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जैन्स कैपिटल, रियलाइजेशन टू जैन्स कैपिटल 40,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुप्ताज कैपिटल 5100, 5100। क्या मिस्टेक है? बच्चे ने ओवर राइटिंग करी है, इस चीज के मार्क्स काट रहे हैं। क्या करना चाहते हैं आप? कट कर रहे हैं सीधे अमाउंट्स को, डायरेक्टली काट रहे हैं और 0 मार्क्स दे रहे हैं। किस लिए? बच्चा है, क्या मार्क्स नहीं मिलने चाहिए थे इसके? आपका क्या व्यू है आप खुद बताइएगा। और देखते हैं अब आप देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की शीट है। बच्चे ने बिल्कुल क्लियरली अपना क्वेश्चन नंबर डाल रखा है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर डाला हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर के बाद ये एग्जामिनर क्या कर रहा है ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। पहले काट रहे हैं, फिर मार्क्स दे रहे हैं, फिर मार्क्स दे रहे हैं एक और बार। क्या चल रहा है?
ऐसे एग्जामिनर्स को क्यों शीट्स चेकिंग के लिए बुलाया जाता है या क्यों अपॉइंट किया जाता है? क्या इसका जो पेमेंट है, जो इस शीट को मंगवाने का और मंगवाने के बाद उस पर जो पर क्वेश्चन के हिसाब से चार्जेस लगे, क्या वो बच्चे के ऊपर बियर करना पड़ेगा या उस टीचर को जिसकी गलती है, जिसका इसका पेमेंट मिला है? टोटल नंबर इस बच्चे के जो इंक्रीज हुए आफ्टर रिवॉल्यूशन वो हुए थे 15 मार्क्स। सोचिए, जिस बच्चे को 50 मार्क्स दिए गए उसके एक्चुअल में मार्क्स आ रहे थे 65, और यानी ओवरऑल हो गया उसका 85 मार्क्स। जिस बच्चे के 70 मार्क्स आए, जो आने थे 85, उस बच्चे की मेंटल पोजीशन क्या होगी, मेंटल कंडीशन क्या बन गई होगी जब रिजल्ट आया होगा? जो एक्सपेक्टेशन था उससे कितना कम हो गया? ऐसा खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है हमारे बच्चों के साथ? क्या नेक्स्ट ईयर फिर यही चीज रिपीट होने वाली है? क्या ऐसे ही इवैल्यूएशन होने वाला है? क्या इन रजिस्ट्रेशन, ये देखिए, इधर भी देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फिर से वही, हर जगह पर पहले चेक कर दिए गए, उसके बाद उनको कट कर रहे हैं, फिर एक और बार मार्क्स दिए जा रहे हैं। ये क्या चीज है? ये क्या है? बच्चे ने तो नहीं किया, ये एग्जामिनर का है, फिर क्यों? उसके बाद ये है नंबर, सिग्नेचर, एक ये सिग्नेचर, एक ये सिग्नेचर, नंबर डला हुआ है, उसके बावजूद मिक्स मिस्टेक हो रही है। क्यों? एक ही शीट को दो दो लोग साइन कर रहे हैं, दो दो लोग चेक कर रहे हैं, फिर ऐसी मिस्टेक्स क्यों हो रही है? तो मेरा केवल यही व्यू था कि ऐसे लोगों के लिए एक्शन लेना पड़ेगा और बोर्ड को इसके लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्या इससे बच्चों के मेंटल पोजीशन पर कोई असर तो नहीं आता। और अगर कोई मिस्टेक होती है, मेरा एक ही व्यू है केवल आपके लिए कि अगर रिवॉल्यूशन में मार्क्स बढ़ते हैं तो इसका पेमेंट कैंसिल करना चाहिए। जिनके मार्क्स नहीं बढ़ रहे रिवॉल्यूशन में, उन पर चार्ज करें आप, लेकिन अगर मार्क्स इंक्रीज हुए तो पूरा पेमेंट जो है वो रिफंड करना चाहिए। ये सीबीएसई को इसके बारे में सोचना चाहिए। बस इतना ही है। नमस्कार।